Myself Pooja Bhatt. I am an occupational therapist and certified sensory integration therapist. I am running a center in Noida, Sector 52 by the name of Shaping Hope. तो राइट। सो बेसिकली मैम क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हमने उसको थोड़ा सा कंपाइल किया है। ओके ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें, नंबर वन ये कि व्हाट इज सेंसरी इंटीग्रेशन एक्चुअली इन ऑटिज्म। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन बच्चों में भी होती हैं, उन लोगों में भी होती हैं जो ऑटिज्म में फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। ओके स्पेसिफिकली बात करते हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन का रोल क्या है इन ऑटिज्म। ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ सेंसरी इंटीग्रेशन होता क्या है। सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है, ऑल ऑफ नो दैट कि हमारे 5 सेंसेस हैं, बट हमारे बॉडी जो सेंसेस हैं हमारी बॉडी में वो 8 सेंसेस हैं। तो क्या करता है हमारा ब्रेन, क्या करता है हमारी बॉडी, क्या करती है कि एनवायरनमेंट से सेंसरी स्टिमुलाई लेती है, फिर प्रोसेस करती है ब्रेन में, एंड हम एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं प्रॉपरली। अगर इस प्रोसेस पूरी प्रोसेसिंग में, मतलब रिसीविंग में, ब्रेन की प्रोसेसिंग में और इंटरेक्शन करने में, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करने में, इन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं या फॉल्टी सेंसरी हम लोग ले रहे हैं, उसे हम एक्सपीडी कहते हैं, मतलब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। कि लाइक कुछ सेंसेस ऐसे हैं कि जैसे अब से एक्सपीडी को अगर हम डिस्क्राइब करा जाएगा तो एक्सपीडी 3 टाइप्स का अगर हम लोग डिस्क्राइब करें, एक मॉड्यूलेशन का प्रॉब्लम है। मॉड्यूलेशन में भी अब 2 टाइप्स के मॉड्यूलेशन होते हैं, एक ओवर स्टिमुलाई और एक अंडर स्टिमुलाई। तो ओवर सेंसिटिविटी और अंडर सेंसिटिविटी को कैसे कि कहते हैं कि जैसे हमारे सेंसेस हैं, तो कुछ सेंसेस ऐसे हैं कि जो एक्यूरेट अमाउंट में आने चाहिए उस अमाउंट में वो सेंसेस हमें नहीं मिल पा रहे हैं, और कुछ सेंसेस ऐसे हैं जो कि बहुत अमाउंट में हमारे पास आ रहे हैं, तो ब्रेन क्या है प्रॉपर तरीके से उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या है कि एनवायरनमेंट के साथ उस तरीके से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत लेंदी टॉपिक है, तो लेट्स हम लोग क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो अब क्या है कि अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं, ऑटिज्म में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक सिम्टम है। मतलब ऑटिज्म एक ऐसा टर्म है जिसमें हमारा कम्युनिकेशन इश्यूज है, हमारे रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, सोशल इंटरेक्शंस हैं, ये सारी चीजें हमारे, ये सारी इश्यूज बच्चे फेस करते हैं। बट सेंसरी इंटीग्रेशन, अब इसमें क्या है कि हमारा इश्यूज क्या है कि उसमें सेंसरी का इश्यूज वो भी फेस करते हैं, ऑटिज्म वाले सेंसरी इश्यूज फेस कर रहे हैं। लाइक जैसे कि बहुत सारी वॉइस आना। हेलो। Yes, ma'am, we can hear you. हाँ, बहुत सारी वॉइस आना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल न्यूरोटिपिकल क्या कर रहे हैं कि हम क्या है उस सिचुएशन के साथ एक अच्छी तरीके से कॉप अप कर पाते हैं, बट हमारे बच्चे जो हैं वो उस तरीके से कॉप अप नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं कि ईयर, मतलब कवर, ईयर में हैंड रख देना, और क्या कहते हैं ब्लिंकिंग करना, आईज बहुत सारी ब्राइट लाइट्स आ रही है तो ब्लिंक करना। तो ये सारी इश्यूज हम ऑटिज्म में देखते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को ही एसपीडी का प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है। एक एसपीडी भी, एक बच्चे को खाली एसपीडी भी हो सकता है, और एक बच्चे को खाली ऑटिज्म के साथ एसपीडी भी हो सकता है। ओके, और ये So चीज you mean to say कि SPD is common in every, some kind of SPD will be there in all autistic children? नॉट ऑल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, मैंने यही बोला है कि हर एक ऑटिज्म में एसपीडी का प्रॉब्लम नहीं है। और बट क्या है कि एक एक्सपीडी एक ऐसी टर्म है जो कि जैसे किसी को अगर एक्सपीडी का प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि उसको ऑटिज्म है। आई कि मीन अगर इश्यूज आ रहे हैं तो हम उसको ये डायग्नोज नहीं करेंगे कि ये क्या है, ये एक ऑटिज्म है। like we have noticed there are certain kids who are into the autism spectrum, but their parents are not taking them to OT or occupational therapies because they are saying like they are not seeing any sensory issue or any motor related issue. So only they are looking for speech and special education. But though those kids are in autism, right? तो ये कह सकते हैं कि
देखो अब इसमें भी क्या है कि दो चीज है। अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या है, बहुत एक वास्ट टर्म है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो वर्क कर रहा है वो ओवरऑल बच्चों के माइलस्टोन्स पे वर्क कर रहा है। तो जहाँ पर बच्चा डिले है वहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में भी हो सकता है कि बच्चे के सेंसरी इश्यूज नहीं है बट उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स इश्यूज है, ठीक है, माइलस्टोन्स इश्यूज है। तो ऑटिज्म क्या कर रहा है और वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या कर रहा है कि हम अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है। तो हम किस तरीके से बच्चे को इंडिपेंडेंट करेंगे? एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट होता है, बट हर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट नहीं है। ओके ओके ओके। तो तो आप अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करते हैं तो वो हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग, हमारे एडीएल पे वर्क करना, हमारा क्या कहते हैं, जितने भी हमारा इंडिपेंडेंट करना है बच्चों को वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। और प्लस सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट क्या है, वो क्या करते हैं, वो सेंसरी पे काम कर रहे हैं, ओके सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं। ओके। एक टर्म है यहाँ पे सेंसरी ओवरलोडिंग, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? देखो सेंसरी ओवरलोडिंग कब होती है, जब हमारा ब्रेन ना बहुत सारे सेंसेस को कैपेबल नहीं हो पाता है प्रोसेस करने के लिए। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है। लाइक कि अगर उसे क्राउड में जाना है तो क्राउड में बहुत अच्छी एकदम से बहुत इरिटेट हो जाएगा, एंशियस हो जाएगा, फोकस नहीं कर पा रहा है, बहुत स्ट्रेस्ड है, इंसोम्निया मतलब रात को सो नहीं पा रहा है। ये क्या है, सेंसरी ओवरलोडेड है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बच्चों को जो जहां जहां से ट्रिगर हो रही है चीजें, लाइक उसे क्राउड प्लेस बहुत ट्रिगर कर रहा है, ब्राइट लाइट्स बहुत ट्रिगर कर रही है, लाउड वॉइस ट्रिगर कर रही है, तो हम क्या करते हैं कि वहां से उस ट्रिगर पॉइंट को हम लोग रिमूव करेंगे उसकी डेली रूटीन में से। हम ओके लोग रिलीव करके उसको काम डाउन करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें रेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा काम डाउन वाली एक्टिविटीज करानी है। अगर उसको ब्राइट लाइट से प्रॉब्लम हो रही है तो विंडो ओपन करिए और सूदिंग सा स्मेल दीजिए, मतलब जैसे एक कॉर्नर बनाइए, कॉर्नर में आप क्या कहते हैं डिम लाइट यूज कर सकते हो, बीन बैग में बिठा सकते हो, हल्का हल्का सा प्रेशर दे सकते हैं। तो हमें जितना भी अगर उसके साथ वर्क करना है, हम लोगों को काम डाउन वाली एक्टिविटीज करनी है। जो भी सेंसरी स्टिमुलाई उसको बाहर से मिल रहा है उसके साथ, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो जो सेंसेस मिल रहे हैं ना वो बहुत ओवर स्टिमुलेशन में मिल रहे हैं, सेंसरी ओवरलोड में, तो जिसके साथ वो कॉप अप नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग उसको जितना सेंसरी स्टिमुलाई है उसको अवॉइड करवाएंगे बाहर के एनवायरनमेंट से। okay so okay but one question here like how to know that कि मेरे बच्चे को ये सेंसरी प्रॉब्लम है और इसके लिए मुझे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, यहाँ पे उतने वैसे थेरेपिस्ट नहीं मिल पाते हैं। समटाइम स्पेशल एजुकेटर ही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी बन काम कर रहा होता है। तो है ऐसा जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि मेरे बच्चे के अंदर अगर ये ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो इट्स अ पार्ट ऑफ द तो सेंसरी। सेंसरी प्रोसेसिंग का जो भी सेंसरी इश्यूज का एक चेकलिस्ट आती है जो इजली अवेलेबल है गूगल में, ये सब में। तो आप उसको अपना ओपन करिए और टिक मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बच्चे के अंदर सेंसरी इश्यूज है या नहीं है। ओके, आप कह रहे हो बुकलेट सॉर्ट ऑफ हाँ फॉर्म हाँ ऐसा है हाँ के अंदर तो लिस्ट को आपको फिल करना पड़ेगा कि ये बच्चा ओकेशनली कर रहा है या ये फ्रिक्वेंटली कर रहा है या बहुत टाइम बाद कर रहा है। तो उससे आपका एक मतलब आपको पॉइंट मिलेंगे कि हाँ ये कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा स्टिमिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टिमिंग भी वर्ड में यूज नहीं करूंगी कि मतलब गेजिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ब्लिंकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, हाइट में चढ़ना है या अननेसेसरी जंपिंग है, हाइपर एक्टिविटी है, इधर उधर टू एंड फ्रो मूवमेंट है। ये सारी चीजें हम लोग पहले तो हम इससे देख सकते हैं कि यार मतलब ये बैठ क्यों नहीं रहा है, ये आई कांटेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, ये हमारी सुन क्यों नहीं रहा है,
ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है नेम का। तो ये एक बेसिक पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है कि मतलब सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर अगर ये चीजें कुछ पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं कि लाइक बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है नेम से, और क्या कहते हैं इधर उधर सेटिंग टॉलरेंस बहुत पुअर है, अटेंशन ही नहीं दे पा रहा है बिल्कुल, आपको बोलते समय आपके आईज में नहीं देख पा रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर हम लोग एक चेकलिस्ट ओपन करेंगे और टिक मार्क करना स्टार्ट कर देंगे कौन कौन से सेंसरी हमारे फॉल्टी है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है जो हमारी लिस्ट है उसमें से कि ये जो सेंसरी इश्यूज होते हैं, क्या ये थेरेपी से कंट्रोल किए जा सकते हैं परमानेंटली, या ये लाइफ लॉन्ग रहते ही रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स टोटली डिपेंड कि सेंसेस क्या है, कि सेंसेस जो होते हैं वो ना, देखो अगर हम काम कर रहे हैं अच्छे से उस पे, और पर हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं मेरे पास थेरेपीज के लिए आते हैं, तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उसके विजुअल्स बहुत हाई हैं, हमने उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया, 1 मंथ में वो हमारे उसमें से मतलब वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए, बट पेरेंट को लगता है कि चलो ये तो रिजॉल्व हो गए हैं, बट हम क्या करेंगे, हम मैम अब नेक्स्ट एक्टिविटी बताओ, अब ये वाली चीजें करनी है, आप ये तो रिजॉल्व हो गए, आप ये छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेंसेस को मेच्योर होने के लिए हमें टाइम देना चाहिए। तो आप अगर उसको 3-4, अगर वो खत्म होने के बाद 3-4 मंथ अगर और लगाते हैं उसी पे वर्क करने में, तो आपके जो सेंसेस हैं वो अच्छे से मेच्योर होंगे और वो इश्यूज अच्छे से रिजॉल्व होंगे। और ऐसा भी होता है कि अगर हम एक सेंसेस पे वर्क कर रहे हैं और अगर वो चला गया है तो फिर वो रिप्लेस करता है दूसरे सेंसेस पे। तो थेरेपिस्ट का क्या काम होता है कि अब मतलब फॉर एग्जांपल विजुअल्स आए हैं, ऑडिटरी इश्यूज आए हैं, तो हम लोगों का क्या काम होता है कि चलो सबसे पहले बच्चे के अंदर विजुअल इश्यूज आए हैं, तो हमने विजुअल्स पे काम करना स्टार्ट किया, तो विजुअल्स चले गए, बट ऑडिटरी इश्यूज, फिर नेक्स्ट ऑडिटरी इश्यूज आने लग गए, एकदम से बच्चा बहुत लाउड वॉइस से बहुत ओवरवेलम होने लग गया, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होने लग गई है, कुकर के विजल से नहीं कॉप अप कर पा रहा है, सेल्फ रेगुलेशन पुअर हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर हम लोग ऑडिटरी पे काम करना करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास क्लस्टर ऑफ इश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अब हम इस पे वर्क करें, इस पे वर्क करें, इस पे वर्क करें, और फिर पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे मतलब इश्यूज जा क्यों नहीं रहे। तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करूंगी कि सेंसस पे प्रॉपर डाइट फॉलो करिए, क्योंकि क्या होता है ना, एक सेंसरी डाइट जो होती है वो, जैसे हम खाना खाते हैं, हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ऐसे हम सेंसरी डाइट से अपने ब्रेन को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। ऑलराइट, सो अब हम ना क्वेश्चंस पिक करते हैं जिन ने हैंड रेज किया हुआ है, उसी ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। बाकी अगर किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। विल फर्स्ट गो विद स्वाति। Hello, can you hear me? Yeah, I hear you. Yeah, ma'am, my point is that my daughter was diagnosed at 3 years of age, and now she's 7.5 years of age. But she was diagnosed at the time of COVID, so her assessment of comorbidities could not be completed for next 2 years. So we kept working for this reflex integration therapy and all. I was working online because there was no other option at that time. So at that time there were no major sensory issues. Like if you ask me, oral issues may she used to eat everything, all kind of textures and everything. Only delays which I observed, why I diagnosed her, was that her speech was also in time, that there was a lot of rhymes and all, वही जो ecolalia आप समझ में आता है, and she used to sway sideways, which may be vestibular, and there were gross motor delays right from her childhood, but not major gross motor delays. Like head holding was little late, but you can say that 2 months delay. Then definitely, then other things also started getting delayed, like independent getting up was little delayed, and she walked independently at 1.5 years of age. But till then also there were no auditory issues.
हेयर कटिंग, नेल कटिंग एंड सबने जो मेजर इश्यूज एक्चुअली सेंसरी में काउंट होते हैं, उस टाइप के कोई इश्यूज नहीं थे. बट वी वर नॉट एबल टू टॉयलेट ट्रेन हर at 2.5 years of age when we saw the response that it is not responding because she's my second child. So then at 3 years of age, I got her diagnosed, right? And immediately after that, COVID started. So we started working on reflex integration and whatever guidance we used to get from online therapists, we worked on that. Now I'm realizing that I just wanted to ask you that when you cover up gross motor delays, like gross motor delay will be counted in autism, or it is like global development delay, or will it be associated problem with autism? Will it? I just wanted to ask you. No, it's a global delay. Okay, so that means she had global delay also, and she had autistic features also, and she had SPD also. She had global delay and देखिए ग्रॉस मोटर स्किल्स को हम लोग ऐसे डायग्नोज नहीं कर सकते क्योंकि ये चीजें पहले से ही डिले हो रही है, राइट? Okay, okay, पहले से ही चीजें डिले हो रही है तो उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो डिले चल रहा है. और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है, ये एक स्किल्स है. तो स्किल्स हम लोग एक्टिविटीज के थ्रू डेवलप कर सकते हैं. okay, कि अगर हम लोग 1 मंथ का गोल लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल उसका, और ये भी है कि सेंसरी इश्यूज की वजह से भी ग्रॉस मोटर स्किल्स डिले हो सकते हैं. अगर आपको बात करती हूँ कि जंपिंग नहीं आ रहा है तो मे भी हो सकता है ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी है, okay, जो वन लेग स्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो बैलेंसिंग में इश्यूज है, तो लाइक ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी हो सकता है, वेस्टिबुलर इश्यूज हो सकता है. तो वो एक डायग्नोज होगा कि कहीं ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी तो नहीं है. तो उसकी वजह से भी ग्रॉस मोटर स्किल्स हमारे डिले हो सकते हैं. okay. So my next question is related to this only, that is there any relation in gross motor milestone delays and sensory integration? Like in case we start achieving gross motor delays, like we are able to catch up, will sensory issues go along with sensory integration therapy? Because somehow I am feeling that in spite of working so hard on her with guidance of different therapists, I have not been able to somewhere become stable in issues, and her tactile issues is one thing which over the years they have been going up and down, and we have not been able to permanently get over them. Secondly, she did not have much of oral issues initially, but now if you ask me, whenever she gets stressed or some environment trigger is there, so she starts mouthing non-edibles, and starts avoiding certain textures to eat also. So what do you think, that where are we just in a vicious circle, or मतलब हम सही डायरेक्शन कहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं? पहले आपने पूरा अच्छे से डायग्नोज किया. जैसे अगर मैं पहले हम ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करते हैं. अभी ग्रॉस मोटर स्किल्स अभी कहाँ पर है, अचीव है, एज अप्रोप्रिएट है, या आपको लग रहा है कि नहीं है? क्योंकि मैंने Like अभी now आपको she has improved a lot in that body strength and all, posture, and like she can jump now, because initially there was no jumping. Jumping is the last we achieved. Now we are working on backward jumping and sideward jumping. That is also she is responding now. So, and like her hands movements were also very restricted, but now she can even catch while bouncing on a ball or something. Even on a balancing board, if she stands, she can catch a ball from a far off distance. So that ways we Okay. achieve that. But how will we come to know that sensory integration is achieved, and is it a permanent situation कि हमारा sensory integration हो गया, अब मतलब अब लाइफ लॉन्ग कोई इशू नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता. टिल द 10 इयर्स की एज तक हम लोग एक रिस्क फैक्टर में रहते हैं कि हाँ सेंसरी इंटीग्रेशन जो है वो उसके ऊपर 10 इयर्स तक वर्क करता है. तो हम Okay. लोग उस 10 इयर्स तक देखेंगे कि हाँ पूरा इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है. तो वो भी चेकलिस्ट होता है, और कुछ ऐसा होता है कि जो सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब जो इश्यूज हैं वो चैनलाइज हो जाते हैं बिहेवियर में. लाइक आपने बोला कि जैसे एक एंशियस सिचुएशन में, Yes, ओवरवेलमिंग सिचुएशन में वो माउथिंग करना स्टार्ट कर देती yes, है. yes. पिंक टेक्सचर्स जो है वो लेती नहीं है. तो वो क्या है, सेल्फ कामिंग है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना है इसके थ्रू Okay, कि मैं एंशियस हूँ. okay, हाँ, कि मैं मतलब क्योंकि क्या है कि हमारा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पुअर है, हमारा सोशल इंटरेक्शन पुअर है, तो मैं कैसे अपने आप को कम्युनिकेट कर पाऊँ कि मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं. तो क्या होता है कि थ्रू स्टिमिंग्स, थ्रू
सेंसरी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के थ्रू बच्चे हमें बताते हैं कि मतलब मैं एक इस सिचुएशन में एंशियस हूँ। Okay. तो आप की वो जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो देखने पड़ेंगे, उस ट्रिगर पॉइंट्स को आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि किन किन चीजों से वो एंशियस हो रहा है। तो धीरे Okay. धीरे करके हम लोग डिसेंसिटाइज करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल ओवर क्राउडेड प्लेस है, बहुत ज्यादा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ खाली कि बहुत ज्यादा एंशियस होता है, तो हम धीरे धीरे करके एकदम से हम ओवर क्राउडेड प्लेस में जाके नहीं ठीक है तो मैं करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो उससे क्या होता है कि एंजाइटी लेवल और हाई होगा। Okay. So I तो just हम लोग wanted to ask one last question that what is, like you said, 10 years tak, there's a risk of issues coming back again and again. So now I mean, is there a point like UDID भी कहते हैं कि 18 years तक आप temporary रखते हैं, 18 years के बाद permanent करते हैं. So how long should we continue the sensory integration? मतलब have you ever seen people जिनका sensory issues पूरी तरह चले जाते हैं and then they never come back? यस 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 यस, जब मैंने अपना सेंटर स्टार्ट किया था वो 10 स्टूडेंट के साथ स्टार्ट किया था, तो उनमें से मेरे 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फुल्ली रिकवर्ड है। बट उनके ग्रॉस मोटर डिलेज वगैरह नहीं होंगे, ऐसा भी कुछ है क्या कि ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो ज्यादा टाइम लगता है सेंसरी इंटीग्रेशन में? नहीं नहीं, आपका एग्जाम्पल एक प्रमोद जी है, दर्श उसमें से एक और एग्जाम्पल है। हेलो। Okay, you mean to say कि in spite of multiple problems like gross motor issues, SPD and all, still complete sensory integration can be achieved, but it depends from child to child कि it may take some time for some children. यस, ये में भी मतलब किस पे कितने इश्यूज हैं, डिपेंड्स। Okay, okay. So basically we have to continue working. That is the only solution, and these things will keep going up and down. यस यस, इसका अप एंड डाउन है, बट हम अपनी जर्नी ना इनिशियली से स्टार्ट करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन से। कि Yes. अर्ली इंटरवेंशन हमारा कैसा रहा है। अगर आप ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात कर रहे हो तो अगर वही कोविड टाइम पे अगर आप क्या अगर एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अगर वो एक पूरा डायग्नोज करते हैं, मे बी हो सकता है वो वेस्टिबुलर इश्यूज होंगे, मे बी हो Yes. सकता है कि वेस्टिबुलर में ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी होती है, सब चीजें होती है। तो उसी टाइम पे अगर हम लोग उसे उस ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी को कम करते, जो भी वेस्टिबुलर इश्यूज है उनको सेटल डाउन करते, तो फिर Okay. हम लोग प्रॉपर स्किल्स में आते हैं। तो वो क्या है, वो टाइम कवर अप हो रहा है। तो गैप बेसिकली गैप क्योंकि ज्यादा इंक्रीज हो गया हमारा, तो नाउ वी हैव टू वर्क लिटिल मोर लॉन्गर. Right. यहाँ और लॉन्गर। Okay, okay. Thank you so much. So next is शिखा. एक रिक्वेस्ट है सभी से, इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखें क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है हमारे पास इस टाइम पे. ठीक है, सो इन इंटरेस्ट ऑफ एवरीवनस टाइम, तो या शिखा. हाँ जी, मेरा बेटा 7 साल का है और Okay. वो हर चीज अपने माउथ में लेना चाहता है। वो बार बार अपना हाथ मुंह में लेता रहता है, पूरा दिन उसका हाथ उसके मुंह में रहता है। अगर मैं हाथ पीछे कर देती हूँ तो टी शर्ट ले लेता है। उसको माउथिंग का बहुत ज्यादा इशू है। वो ब्रश भी नहीं करना चाहता, पर खाने की टेक्सचर में या किसी चीज में उसको प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको माउथिंग का बहुत ज्यादा है। माउथिंग, नॉन ईटेबल, एवरी आइटम, मतलब नॉन ईटेबल सारी चीजें मुंह पे लेता है। कुछ भी, मोस्टली उसके हैंड्स ही होते हैं उसके माउथ में, पर जैसे अगर हम हाथ हटा देते हैं कि नहीं लेने हैं या कुछ है, तो कुछ भी उठा के मुंह में चाहिए उसको। उसको माउथ में कुछ ना कुछ चाहिए, एंड 90% ऑफ द टाइम उसका हैंड होता है। ओके, तो वो च्युइंग करता है या माउथ में रखता है? वो माउथ में रखता है। ओके, और आप मुझे ऐसा बता सकते हैं कि वो एवरी टाइम रखेगा या किसी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में ऐसा करता है? एवरी टाइम। एवरी टाइम। यस। तो ये फिर एक सेंसरी इश्यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें, आप इस पे क्या वर्क कर रहे हैं अभी? मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने बताया वाइब्रेटिंग टूथब्रश वगैरह और डिफरेंट टेक्सचर देने के लिए, पर वो टूथब्रश भी नहीं ले रहा है माउथ में। वो ब्रशिंग में बहुत तंग करता है, बहुत जबरदस्ती करानी पड़ती है और वो ब्रश नहीं कर रहा है। ठीक है, पर हमें ना धीरे धीरे, कोई भी चीज है ना एकदम से नहीं कराई जाती, धीरे धीरे करके हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो ओरोमोटर का एक टाइम बनाओ कि हमें 3 टाइम पे ओरोमोटर करवाना है। ओरोमोटर में पहले मॉर्निंग, सबसे पहले उठते ही हम लोग करवाएंगे मॉर्निंग में, हम आफ्टर बिफोर मील करवाएंगे, हम नाइट में सोने के टाइम पे करवाएंगे। ओके, तो 3 टाइम ब्रशिंग कराना उसको। हाँ, 3 टाइम्स आपको ब्रशिंग करवानी है। ब्रशिंग नहीं करवानी है, आपको प्रॉपर तरीके से ओरोमोटर प्लान करना पड़ेगा।
सबसे पहले अच्छा। धीरे धीरे करके ना डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स खिलाना स्टार्ट करो। वो खाता है, सारे टेक्सचर्स खाता है वो, उसको ईटिंग में कोई इश्यूज नहीं है। तो ठीक है, तो ब्रशिंग में आप कौन सा ब्रश यूज कर रहे हो? ओरल बी का ब्रश यूज कर रहे हो? हाँ जी। तो ओरल बी में आप एक काम करिए, कोलगेट का ना छोटा ब्रिस्टल वाला स्टार्ट करिए, जिसके ब्रिस्टल्स बहुत सॉफ्ट हो। हम्म। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके ना आप मिरर के आगे लेकर जाइए और आप उसके हैंड में पकड़ाइए और धीरे धीरे करके ना पहले टच करवाना स्टार्ट करिए और काउंट करवाना स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 10 टाइम्स। फिर धीरे धीरे करके आप इसके माउथ के अंदर इनर चिप में लेकर जाएंगे। फिर 10 काउंट्स। आपको कभी भी ब्रश को ना एक प्लेस में रोकना नहीं है, वाइब्रेशन एक प्लेस में नहीं रहनी चाहिए, उसकी मूवमेंट रहनी चाहिए स्लो मूवमेंट में। ओके। ठीक है, और ये करना है। और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के क्लोथ लीजिए, क्लीन बिल्कुल, और अच्छा। उसको अंदर में रैप करके माउथ में डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स दीजिए। ठीक ठीक है। है, और फिर आप क्या करेंगे, गर्म पानी और ठंडा पानी, मतलब ल्यूक वार्म से थोड़ा सा ज्यादा और हम्म। कोल्ड वाटर, आप दोनों को आप ऑल्टरनेट में करना स्टार्ट करेंगे। पहले गर्म पानी से डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ पूरे माउथ में टेम्परेचर देना, एंड कोल्ड वाटर से डिफरेंट डिफरेंट माउथ में टेक्सचर्स देना। ओके। एक पिजन के ब्रशेस आते हैं, लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3, उसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, वो लीजिए। उसके भी आप डिफरेंट डिफरेंट आप माउथ में टेक्सचर्स देंगे। ठीक है। ठीक है, और आप पूरे अच्छे से ओरल मसाज करेंगे लाइक दिस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम, टैपिंग ठीक है। टैपिंग, ओके। प्रेसिंग, गम प्रेशर, क्लोज से पूरे अच्छे से गम प्रेशर देना, टंग प्रेशर, ये अभी आप करवाइए ओडोमोटर में। ठीक स्पीच है। का इश्यूज तो नहीं है? हाँ, स्पीच का इशू है। वर्बल है, नॉन वर्बल है? अब कुछ कुछ बोलने लगा है, ज्यादा साउंड नहीं, पर 1 वर्ड्स बोलता है और कुछ कुछ 2 वर्ड्स भी ट्राई कर रहा है अब। साउंड सारी क्लियर है? नहीं, क्लियर नहीं है। और आप ना प्रॉपर ओपीटी पे वर्क करिए, ओरल प्लेसमेंट थेरेपी जो है ओके। उस पे वर्क करिए, जिसमें आपका पूरा सेंस रिलेटेड एंड स्पीच साउंड रिलेटेड वर्क होगा। जैसे लिप स्ट्रेंथनिंग पे काम करना, हम्म। जॉ ब्रीथिंग पे काम करना, एंड टंग मूवमेंट्स पे काम करना, टंग लेटरलाइजेशन पे काम करना, ये सारी चीजों पे वर्क है। टंग स्ट्रेंथनिंग पे काम करना, ये सारी चीजें। ओके। फाइन मोटर स्किल्स ठीक है? नहीं, अभी सारे ही एरियाज में उसको डिले है। तो क्योंकि क्या होता है, माउथ का जो ओरल एरिया होता है वो फाइन मोटर स्किल्स से होता है, और उसके फाइन मोटर स्किल्स पे बहुत काम करिए। कर रहे हैं अभी, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, सब में ही अभी इश्यूज हैं उसको। फाइन मोटर इश्यूज जो है, फाइन मोटर इश्यूज के वजह से ओरल इश्यूज भी आते हैं, दोनों का पाथवे एक ही है। ओके। ओके, थैंक यू। Yeah. Next is Pavitra. Pavitra. Hello, ma'am. I just want to ask my daughter. Can you hear me, ma'am? Yeah, या yeah. Yes, she is 5.5. हमेशा वो स्किन का है ना, कभी भी वो ऐसा स्लीव्स है, वो पैंटीज का स्ट्रैप है, वो ऐसे निकाल निकाल के वो स्किन फोल्डिंग और ये ऐसा हमेशा देखती है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे कुछ कवर्ड कपड़ा डालेगा, तो ही इज ट्राइंग टू मैं सी समझी नहीं, आप दोबारा बोलिए। मैम। हेलो। Pavitra, your voice is not audible. हेलो मैम। यस। मैम, शी इज ऑलवेज लुकिंग इनटू द स्किन फोल्डिंग, स्किन कहाँ पे वो बैंड ऐसा रहते हैं ना मैम, ड्रेस डालने के जगह पे, वो हमेशा वो देखती है। हम लोग को ऐसा कवर किया तो शी इज लुकिंग इनटू अदर्स क्लोथ्स लाइक दैट। व्हाट इज दैट रीजन मैम, और हाउ कैन वी ओवरकम दैट? प्रमोद जी, आप मुझे एक बार डिस्क्राइब कर सकते हो क्या? मुझे ऑडिबल नहीं है। Actually, बेसिकली उतना प्रॉपर ऑडिबल हुआ नहीं है। हाँ। या तो एक काम करते हैं, अगर पवित्रा
अगर कोई चैलेंज आ रहा है, you can connect with Pooja ma'am directly, right? You can, so she will respond to you. Okay, next is Kajari. Kajari Sasmal. Can you hear me? गलत हो तो sorry. हाँ, Kajuri. Can you hear me, ma'am? Yes. yes. Okay. I have two questions. Number one, can you please suggest something for a 7-year-old who is always trying to play with her spit? Like he will not, she will not spit with a throw like this. Only spit slowly on the table and play with this. So I have tried with that dough, play-doh or clay something, but the issues has not resolved. Okay, मतलब स्पिट टेबल में करता है एंड देन उसके Yes. साथ प्ले करता है, राइट? Yes, by the ठीक है। table or on the floor. ओके, हम इसमें ना 3 सेंसेस पे वर्क करेंगे, ओरोमोटर पे वर्क करेंगे, हम विजुअल्स पे वर्क करेंगे, हम टैक्टाइल पे वर्क करेंगे। Okay, can you explain a little bit more? ओरोमोटर में डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स देना, अच्छा, ओके, डिफरेंट डिफरेंट माउथ के अंदर टेक्सचर्स देना, और ठंडा एंड गर्म जो जो लूकवार्म वाटर है, yes, कोल्ड वाटर you है, have उसका told just before that. ठीक है, वो ये वाला हम लोग करेंगे। देन हम लोग विजुअल्स पे काम करेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मुझे स्पिट कर रहा है, देख रहा है एंड उसको रब कर रहा है, राइट? Yes, नहीं वो फिंगर से कुछ सर्कल स्क्वायर बना रहे हैं, कुछ तो उसमें वो सिर्फ फिंगर से उसको लेके उसके ऊपर कुछ तो स्क्रिबलिंग जैसा ऐसे कर रहे हैं. हाँ, तो हम He लोग is severely autistic. फिर हम लोग शेविंग फॉर्म एक ट्रे में लेंगे, उसमें ब्राइट कलर्स लेंगे, राइट? येलो, Okay, रेड, okay. ग्रीन, ये कलर्स लेंगे। फिर उसके साथ हम टॉर्च के साथ हम लोग कोई अल्फाबेट या कोई हिडन चीजें निकलवाना, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट Yes, टेक्सचर। treasure hand type. Okay, okay, okay. Another thing, thank you so much, ma'am. Another thing, can you suggest some activities or some exercises which will come down for children with ADHD, little bit come down? यस Because outdoor activity they are doing still after coming home at 10 or 11 when parents are getting like tired, but they're not getting tired, not able to sleep properly. So ओके, can you, आई अंडरस्टैंड। तो okay. आप उसको कामिंग एक्टिविटीज देते हैं क्या? Actually, it is not my son. This is I'm a therapist. My student, he is doing some type of animal work only. नो नो I'm नो not occupation therapist. नॉट एनिमल वॉक ओनली वर्कआउट। तो हम लोग उसके वेस्टिबुलर पे काम करेंगे। अगर उसका रनिंग एंड ऑल ये हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है, तो अगर आप वेस्टिबुलर पे भी काम कर रहे हैं तो बहुत स्लो मूवमेंट में काम करिए, स्लो एंड रिदमिक मूवमेंट, क्योंकि हमारे हेयर सेल्स होते हैं ईयर में। तो क्या है, वो बहुत तेजी से रन कर रहे हैं, वो जितनी तेजी से रन कर रहे हैं ना, उतनी तेजी से बच्चा भाग रहा है। तो हमें उसको उस हेयर सेल्स को रन मतलब स्लो रन करवाना है। तो हम बहुत रिदमिक एंड मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट देंगे, स्लो एंड रिदमिक मूवमेंट। और कोशिश करिए प्रोप्रोसेप्टिव के साथ वेस्टिबुलर दीजिए। जैसे आपने उसे रैप करा है, बहुत अच्छे से प्रेशर दिया है, देन आप उसको स्विंग में रखिए एंड बहुत लीनियर मूवमेंट के साथ वर्क करिए। एंड उसके नेक कंट्रोल, ये जो नेक मसल्स है ना, उस पे वर्क करिए। Okay, okay, ma'am. I do understand. Thank you so much. Yeah. Siddharth. Yeah, good afternoon, ma'am. I'm Lalit Joshi speaking. Siddharth is my son's name. He'll turn 13 next month. Okay. उसका एक जो मेजर इशू है अभी वो है कि उसको नहाने में दिक्कत होती है। नहाने के लिए अगर हम उसको भेजते हैं, he takes bath on his own, लेकिन वो सिर्फ शावर के नीचे खड़ा हो जाएगा एंड वो प्रेस नहीं कर पाता है, दबा नहीं पाता है बॉडी को, रगड़ नहीं पाता है। तो क्लीनलीनेस जो है उसका एक मेजर इशू है। अब हम लोग जब हम लोगों ने कोशिश करी उसको नहलाने की, जैसे हफ्ते में 1 बार 2 बार हम लोगों ने किया, तो टू टीच हिम आल्सो, बट वो दबाता नहीं है। मतलब ही सुपरफिशियली जस्ट passes through the body and मतलब पानी प्रेशर
दे पा रहा है, हाँ जी, हाँ, प्रेशर नहीं कर पा रहा है, प्रेशर। तो आप एक काम करिए ना, पहले इसको टेबल टॉप में बिठाकर खाली हैंड में प्रेशर देना और ये सब करना स्टार्ट करिए। अच्छा। और वो उसका हैंड जो है वो पीछे की तरफ, और ये सब शोल्डर, ये सारी चीजें ठीक है। शोल्डर अगर आप सस्टेन करके रखेंगे तो ये करता है, हैवी हाँ ऑब्जेक्ट जी, पिक करता है, हाँ जी। और प्रेशर ठीक लगाते हैं सभी चीजों में। थोड़ा वीक तो है। तो आप प्रोप्रोसेप्टिव पे ज्यादा काम करिए, मतलब लाइक कि प्रेशर एक्टिविटीज पे ज्यादा काम करिए, पुलिंग पे काम करो, पुशिंग पे काम करो ज्यादा। ओके, नहीं, और जैसे जैसे जी, जैसे उसे किसी चीज को अगर पकड़ना है तो स्ट्रांगली वो उस चीज को पकड़ लेता है, लेकिन सिर्फ नहाते वक्त दिक्कत आती है कि वो प्रेशर नहीं करता है बिल्कुल भी। आई अंडरस्टैंड। और ना आप इसमें ना थोड़ा सा टेक्टाइल प्रॉम्प्ट भी दो, जैसे नहलाते समय बेसन जो है, ये सारी चीजें हैं, उसका टेक्सचर्स देकर और उसको रब करने के लिए बोलिए हैंड से। ओके, 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 और टेबल टॉप में ठीक। बिठाकर सोप के साथ उसको बताइए कि हम लोग कैसे करते हैं। कोई डमी ले लीजिए, डमी को नहलाना स्टार्ट करिए, ये सब चीजें स्टार्ट करिए। ओके, ठीक है मैम, ठीक है। सिद्धार्थ जी, आपका बेटा कितने साल का है? अभी 13 साल का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ अक्टूबर। अच्छा, नहीं, क्योंकि ये चैलेंज थोड़ा सा मेरे साथ भी था, मेरे बेटे के भी। तो जी। अब उसका ये था कि मैं उसको अपने साथ लेके जाता था नहलाने के लिए। अब जैसे आप बता रहे हो कि साबुन लगाना है, उठाना है, अपने बॉडी पर रब करना है, तो वो देखते हैं। अब आप उसको फन मोड में लेके जाओ कि देखो मैंने ये क्या किया, देन वो भी उसी तरीके से उससे बबल्स निकालने की कोशिश करेगा। एंड ये कोशिश ग्रेजुअली मैंने जैसा भी बता, करी जी। हाँ, तो मतलब मेरे केस में ये था कि मतलब उसने देखा और उसको उसमें से इंटरेस्ट आने लगा कि अरे ऐसा करो तो बबल्स निकलता है। अब वो बबल के चक्कर में उसने वो चीज धीरे 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 धीरे, मतलब साल लगा उसको सीखने में, लेकिन उसने सीख लिया। और अब वो इंडिपेंडेंटली ऐसे अपने आप शैम्पू लगाना है, साबुन लगाना है, वो कर लेता है। नहीं तो पहले तो ये था कि अगर शावर नहीं हाथ से डाल के आधा विजुअल वो विजुअल क्यूज के साथ ठीक है, बट आप ना एक बार चेक करिए कि प्रेशर्स कितना लगाता है, ये भी है। राइट। ओके, नेक्स्ट इज लोक जैन। और हमारे पास 10 मिनट है, तो लेट्स ट्राई कि जितना हम लोग, और बाकी पेरेंट्स मेरे को क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। सो मैम, मेरे बेटे का प्रॉब्लम ये है कि वो ब्रश करना नहीं चाहता, या बिल्कुल इतने धीरे से ब्रश पकड़ता है, सेम जैसे अभी सिद्धार्थ के पापा ने बताया कि वो नहाते समय भी उसमें थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं रहती, मतलब हाथ से फैला लेता है और साबुन लगा ही नहीं पाता अपने बॉडी में। और उसका मोटर स्किल भी देखा मैम कि उसको हम लोग साइकिल भी सिखाने की कोशिश की, बैलेंस भी नहीं कर पाता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब उसको क्या किस तरह से करे। थेरेपिस्ट हमने लगाया था, थेरेपिस्ट की क्लासेस हुई उसकी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के, लेकिन अब उससे ओवर हो गए। उन्होंने बोला कि उनकी तरफ से यही हो सकता है। आप ना थोड़ा बॉडी अवेयरनेस पे भी काम करिए, लाइक क्लोज एरिया में निकलना स्टार्ट करवाइए, जैसे कमांडो वॉक और ये सब चीजें स्टार्ट करिए। ड्रिंक्स लेकर बॉडी में से निकलवाना स्टार्ट करवाइए। हेलो, हाँ हेलो मैम, सॉरी क्या बोले आपने सेकंड पॉइंट? ड्रिंक्स होता है वो बॉडी में से निकलवाना स्टार्ट करिए। बॉडी अवेयरनेस पे भी काम करिए। बॉडी अवेयरनेस मतलब क्या मैम, समझा नहीं मैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी बॉडी जो है इतनी स्पेस में है, ठीक है, हमें इस बॉडी को किस तरीके से मूव करना है कि हम इस इतनी स्पेस में हम लोग एडजस्ट हो पाए। लाइक हम माउंटेन्स में कार ले जा रहे हैं, तो एक ट्रक भी वहीं पर ही है, कार भी वहीं पर ही है, तो हम अपनी कार को किस तरीके से ड्राइव करेंगे। तो हमें बॉडी अवेयरनेस पे भी काम करना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा टच करके कि ये हमारी बैक साइड है, बिना देखे ये हमारा हेड है, ये हमारा बैक है। तो थोड़ा बॉडी अवेयरनेस पे भी काम करिए, तो ये वर्कआउट होगा। बॉडी अवेयरनेस तो है उसको, मतलब जो मुझे लगता है कि ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज द बॉडी पार्ट्स, बट ओनली थिंग इज कि उसको एनर्जी कुछ भी नहीं लगाता हो। जैसे साबुन लगाना है तो पकड़ लेगा, साबुन हिला देगा, पर लगेगी कहीं नहीं किसी शरीर में। ब्रश करेगा तो ब्रश हिला देगा, पेस्ट ब्रश में लगा रहेगा, ऐसा होता है उसका।
फिर हम लोग उसको बोल के करना पकड़ता है या हाथ पकड़ के कराना पड़ता है। सिखाते हैं उसको कि लेफ्ट सेंटर राइट करो, टॉप मतलब टीथ पे, फिर बॉटम टीथ पे, फिर लेकिन वो कर नहीं पाता। 6-8 महीने से तो मैं ही सिखा रहा हूँ उसको डेली। आपने उसके मिड क्रॉसिंग में, बाइलेटरल इंटीग्रेशन पे, बॉडी अवेयरनेस पे, टेक्टाइल में, ये सब पे वर्क किया है क्या? मैडम हम लोगों ने मतलब ये सब टर्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में ले गए थे। थोड़ा सा हाइपर एक्टिव भी है तो वो उन लोगों ने वो भी सिखाया था। बैलेंस वैलेंस बनाना भी सिखा रहे थे उसको, बट वो सीख नहीं पाया। जैसे झूले वूले में उसको बहुत डर लगता है, स्विंग में, और बैलेंस नहीं बना पाता, साइकिल पे चला नहीं सकता, बैठ नहीं पाता, वो डर जाता है बैठते से, उसको लगता है गिर जाऊंगा। बैलेंस बोर्ड पे वो खड़ा नहीं हो पाता, इस टाइप से उसको मतलब डर है। देखो फिर इसका मतलब ना प्रेशर इश्यूज आ रहे हैं कि मतलब कितना प्रेशर हमें लगाना है। जी। अब अच्छा, कितना मतलब हमारा मूवमेंट कहाँ पर होना चाहिए नहाते समय, और फिर अगर हमें बैक में हैंड को ले जाना है तो और कितने प्रेशर से हमें ले जाना है, वो जी अवेयरनेस नहीं है। तो जी। अब मैं फिर से आपको बोलूंगी प्रॉपर सेंसरी पे वर्क करिए पहले, किस पे बंद करूँ, वर्क करूँ मैम? sensory पे इंटीग्रेशन पे वर्क करिए। सेंसर इंटीग्रेशन पे, ओके मैम, ठीक है। इश्यूज वेस्टिबुलर का भी इश्यूज है, प्रोप्रोसेप्टिव का भी इश्यूज है, टैक्टाइल का भी इश्यूज है, और अगर डायग्नोज करेंगे तो आगे जाके और भी इश्यूज आएंगे। तो आप प्रॉपर तरीके से एक थेरेपिस्ट से कनेक्ट करिए, और कनेक्ट करके प्रॉपर सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करिए। और अभी जो बाथिंग का इश्यू है, जैसे एक रिंग लेकर उसको बोलिए, अब हेड टू टो निकालने के लिए बोलिए अपने आप से, उससे जी, उसके शोल्डर, ये सारी चीजें वर्कआउट करेगी। ओके मैम, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। okay next is Ranjit. Hello, ma'am. हेलो। Like my son is 4. Recently, also, we have gone through the like assessment and all, and before that, like we have been going through therapies since 1.5 year, and recent as per assessment, his autism score is 114, so moderate level. We have issue mainly in what are we are observing or we are struggling in that his sitting or tolerance is almost zero. Like if we cannot engage him in some activities, he cannot sit even a half minute. And even for some activities, he sit at some place for a couple of minutes, maybe 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. And although we try to do some activities by giving some rewards, like some whatever is his favorite things, we try to do that. But while speech, while we try to teach him the language, he shown zero interest into that. And uh, whole day he is just moving around here and there whole day. Also his mouthing is excess, like always try to keep something in his mouth, like nail biting. He keeps uh, eating his nails, or he try to chew some hard plastic thing. सर ये ना जो इश्यूज आ रहे हैं, सेंसरी मॉड्यूलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रॉपर तरीके आप किसी थेरेपीज अभी ले रहे हैं रिसेंटली? हाँ मैम, और ओटी ओटी हम लोग अभी भी करा रहे हैं। स्पीच भी एक्चुअली हम लोग पहले पुणे में थे, इस मंथ दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी आने के बाद स्टार्ट कर दिया हमने। सबसे पहले ओटी स्टार्ट किया। तो ओटी हमने बोला है कि मतलब जो हमारा टॉप प्रायोरिटी है टू की सेंसरी प्रॉब्लम है, लाइक ऑटिज्म स्कोर में भी जो मॉडरेट लेवल दिया है उन्होंने, 114 स्कोर दिया है। तो उन्होंने बोला है कि थोड़ा जो इसका स्कोर ज्यादा है बिकॉज ऑफ सेंसरी इशूज। ऑल्दो ही इज वर्बल, लाइक नीड बेसिस पे ये चीजें मांगता है कि अगर इसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, अगर इसको पॉटी जाना है तो बताता है कि हमें पॉटी जाना है। कपल ऑफ थिंग्स जो बेसिक्स नीड्स है। सर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि प्रॉपर तरीके से सेंसरी डाइट दीजिए, प्रॉपर सॉरी मैम। तरीके सेंसरी डाइट पे वर्क करिए, क्योंकि जब तक बच्चा स्टेबल नहीं होगा, सिटिंग नहीं करेगा, लिसनिंग नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से आई कांटेक्ट नहीं दे पाएगा, ये सब चीजें नहीं हो पाएगी, तब तक क्या है कि अगर हम लोग लैंग्वेज की तरफ भी जाएंगे, या तो लैंग्वेज क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से जब सामने वाले के साथ सुनेंगे, तभी आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? कि जब तक आप सुने एग्जैक्टली।
ठीक है, जब तक आप सुन ही नहीं पाएंगे कि उसने हमें बोला ही क्या है, तो हम लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे या कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे या सोशल कैसे हो पाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से सेंसरी डाइट पे वर्क करिए। जैसे आप बोल रहे हो बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, तो वेटेड हाँ। प्रोग्राम स्टार्ट करिए उसके साथ। हम्म। तो वेटेड प्रोग्राम के साथ, प्रोप्रोसेप्टिव के साथ, मैं अभी भी बोलूंगी कि सारे पेरेंट्स से यही बात करूंगी कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है कि हम लोग सेंसेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप जो इनपुट दे रहे हैं, सभी पेरेंट्स को बोल रही हूँ, वो इंटीग्रेट करके दीजिए। जैसे वेस्टिबुलर है तो वेस्टिबुलर के साथ प्रोप्रोसेप्टिव दीजिए। अगर आपके विजुअल इश्यूज आ रहे हैं तो आपके विजुअल, ऑडिटरी और वेस्टिबुलर, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो कोशिश करिए कि वेस्टिबुलर के साथ विजुअल दीजिए, तो उसके साथ ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा कंपैरेटिवली अगर आप इंडिविजुअल सेंसेस पे काम करते हो। ओके। ऑलराइट, सो 4 बजने वाले हैं। हम लोग 1-2 क्वेश्चन और लेंगे। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने क्वेश्चंस यहाँ पर या फिर व्हाट्सएप पे भेज। अगर ऐसा इश्यूज है तो आप मेरा नंबर दे सकते हाँ हैं। मैं वही करने जा रहा हूँ अभी। तो जो लोग ग्रुप में हैं उनको मैं वापस शेयर कर दूंगा, जो लोग ग्रुप में नहीं है वो उनको भी मेरा नंबर यहाँ शेयर कर दिया। हेलो, मुनमुन, आई डोंट थिंक मुनमुन है यहाँ पे। ओके, हाँ सर, यस सर, हाँ आपने हैंड रेज किया था या? यस सर। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा मैम लिटिल बिट फनी लगेगा अदर पेरेंट्स के, बट आई हैव ए क्वेरी। जैसे माय सन इज 9.5, he understand so many things, but जो प्रॉब्लम आजकल मैं फेस कर, नॉट आजकल मतलब पहले से लास्ट 3-4 years I have been working on it also, but प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे जानना है कि वो जो, हेलो सॉरी, आपका ना वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। मैम, कैन यू हियर मी? यस यस यस। अच्छा, माय सन इज 9.5। अब उसका ओवर इमोशनल है वो, बट अभी कोई भी बच्चा, ये पिछले 4 साल से हो रहा है, इफ एनी किड्स चाइल्ड स्पेशली बेबी जब भी रोता है उसके साथ जो प्रॉब्लम होता है, ही स्टार्टेड क्राइंग बाय सीइंग देम। एंड मैं उसको इतना समझाती हूँ, ओके आप भी तो रोते हो मम्मा, आपको भी तो डांटता है, बट उसको कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ ओवर इमोशनल। वो बच्चा चुप भी हो जाए, मैं उसके पास ले जाती हूँ, गो एंड टॉक टू हिम, से डोंट बेबी डोंट क्राई, ही विल से रोते-रोते बेबी डोंट क्राई, बट ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ। So it is only over emotional, or it is related with sensory also, because if he is watching TV also, No, जो it's not related to sensory issues. It's a self-regulation. Poor self-regulation. Emotional regulation जो है वो poor है, कि उस Okay. situation के साथ अपने आप को cope up नहीं कर पाना। और ये ऐसा क्यों हो गया? इवन इफ ही इज वाचिंग टीवी एंड टीवी में कोई बच्चा उसके फेवरेट कार्टून देख रहे है, रो रहा है, देन ही विल स्टार्ट क्राइंग, ही विल से बेबी डोंट क्राई, ही विल कंटिन्यूअसली से दैट बेबी डोंट क्राई, बट ही विल क्राई। एंड देखा जाए कि 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स ही विल क्राई। मैंने ट्राई किया, अच्छा ओके, मैंने उसके सामने एक्टिंग करके दिखाया कि आई एम ऑल्सो क्राइंग, उसको फर्क नहीं पड़ता है। ओनली बेबी और किड्स, बेबी के साथ, क्योंकि ब्रेन जो है ना वो ले चुका है कि ये बेबी के, और ये इमोशनल रेसिप्रोकेट हो रहा है कि मतलब उसके साथ जो इमोशनल रेसिप्रोकेट हो रहा है ना, उसका सेल्फ रेगुलेशन उसके साथ शट डाउन जा रहा है। तो आप ना डिसेंसिटाइजेशन पे जाइए, धीरे धीरे करके, जो भी यूट्यूब में बेबी की क्राइंग है, ये सब चीजें हैं, तो कुछ सेकंड के लिए स्टार्ट करिए और फिर समझाना स्टार्ट करिए। और सोशल स्टोरीज पे जाइए कि जब मैं छोटी थी, तो अपने आप को उसके साथ लीड कैरेक्टर में लेकर आइए और फिर उस तरीके से आप पिक्चराइजेशन के साथ समझाइए। मैम ये भी किया है मैंने, छोटे छोटे स्मॉल वीडियो क्लिप दिखाया, पहले वो देख के रोता था, अब वो लिटिल बिट कंट्रोल हो गए कि उसका कुछ फ्यू वीडियोस है जो बेबी रो रहा है, ही यूज्ड टू सी, बट ही विल नॉट क्राई, बट एनी किड्स इन फ्रंट ऑफ हिम, कोई भी आसपास में जा रहा है, मार्केट में है, थेरेपी सेंटर में, इवन स्कूल में है, ही विल स्टार्ट क्राइंग।
इस चीज नहीं। पे अभी इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप लेकर आप ऐसे जाते हैं कभी जैसे किसी मतलब आप कहीं गए हो तो छोटा बेबी है और वो रो नहीं रहा है, तो आप उसके पास लेकर जाओ और उससे बोलो कि ये रो सकता है, किस किस सिचुएशन में रो सकता है, उसको भूख लगी है तब वो रोएगा, ये सारी चीजें, या किसी ने हिट किया है, या ये सब चीजें आप बताते हो उसको। नहीं मैम, ये चीजें मैंने ट्राई नहीं किया। और उसको ना बट फीडिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए ओके ओके, और ठीक है मैम, डिसेंसिटाइजेशन बहुत वर्क करता है। ओके, थैंक यू मैम। ऑल राइट मैम, अभी भी मुझे दिख रहे हैं हमें बहुत सारे हैंड रेस। आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिए। राइट, मैं आज कुछ टेक्निकल चैलेंजेस ज़्यादा ही आए हैं हमारे हर तरफ से, तो वी विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ना हो, पहले से हम सॉर्ट इट आउट कर सकें। श्योर या, थैंक यू सो मच एवरीवन। श्योर